दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अजय स्टार एलएलबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पूर्व अजय स्टार एलएलबी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि जो है जब भी वीडियो बनाया जाए, नया वीडियो अपलोड किया जाए, इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए आसानी से। आज जो है हम आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो आपका भारतीय दंड संहिता 1860 है, उसका जो टॉपिक है कॉमन इंटेंशन। ये कॉमन इंटेंशन आज का टॉपिक है जिसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य आशय। यानी धारा 34 आपको पढ़ना है। सामान्य आशय, सामान्य आशय अलग है, सामान्य उद्देश्य अलग टॉपिक है। सामान्य आशय का जो धारा है वो धारा 34 है। सामान्य उद्देश्य का जो धारा है वो आपका 149 है। हमें जानना है कि बाद में आप लोग जानेंगे कि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है। इससे पहले हम आप लोगों को सामान्य आशय पढ़ाते हैं। सामान्य आशय का अर्थ क्या होता है? सामान्य आशय का यही होता है, उसका तात्पर्य किसी आपराधिक कृत्य से है। यानी किसी आपराधिक कृत्य यानी मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, यानी बहुत सारे व्यक्तियों का किसी अपराध में शामिल होना, उनका प्री प्लान योजना होना, उनके मस्तिष्कों का मिलन होना किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए, इसी को हम लोग बोलते हैं सामान्य आशय। यानी बहुत सारे लोगों का एक साथ मस्तिष्कों का मिलन होना, उस मिलन के पश्चात उस आशय को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अग्रसर होना ताकि आपराधिक कृत्य किया जा सके, इसी को कहते हैं सामान्य आशय। अब हम जैसा कि बोर्ड की तरफ, आप लोग व्हाइट बोर्ड की तरफ इधर देखेंगे, जब प्रश्न बनता है कि सामान्य आशय से क्या तात्पर्य है, ये सिंपल एग्ज़ाम वगैरह चाहे पीसीएसजे में जाए, चाहे एपीओ में जाए, चाहे एलएलबी एग्ज़ाम दे, तो वहाँ पे पूछता है कि सामान्य आशय। इस रूप में ज़्यादातर आपको प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आपको जब भी पूछेगा संयुक्त दायित्व का सिद्धांत बताइए, यानी अन्वयिक दायित्व किसे कहते हैं, यानी इसको बोलते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी, इसको कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी बोला जाता है, या कॉमन इंटेंशन। इन्हीं रूपों में आपका प्रश्न बनेगा और जिसका आपको उत्तर बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम हॉल में आपको देना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने बताया है कि सामान्य आशय जो शब्द है इसका क्या अर्थ है, किसी आपराधिक कृत्य से है। यानी बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कोई आपराधिक कृत्य करना और उस कृत्य के करने से पूर्व उनके मस्तिष्कों का मिलन होता है, उसे ही हम कहते हैं सामान्य आशय। एकदम सिंपल भाषा में इसको जानिए आप लोग। और क्या होता है, जब सामान्य आशय को अगर देखा जाए तो इसको जो है, इसका जो शर्त है इसमें बताया गया है, इसमें होता है पूर्व नियोजित योजना, प्री अरेंज प्लान होता है। सामान्य आशय में कोई भी आपराधिक कृत्य किया जाता है तो ये प्री प्लान करके किसी भी अपराध को अंजाम दिया जाता है, यानी अपराध के उद्देश्य तक पहुंचा जाता है। और क्या होता है, दूसरा पॉइंट जो है मस्तिष्कों का मिलन होता है, यानी मीटिंग ऑफ माइंड होता है। यानी दो चीज़ों का, दो बातों का होना आवश्यक है। सामान्य आशय के लिए आपको दो बातों का होना आवश्यक है। पहला क्या है, पूर्व नियोजित योजना होना चाहिए, प्री प्लान होना चाहिए। दूसरा जो है मस्तिष्कों का मिलन होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए। यानी ये जब चीज़ें रहेंगी तभी आपराधिक दायित्व का निर्धारण होगा। ये ज्वाइंट लाइबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव जो लाइबिलिटी दिया गया है, ये क्या करता है, ये जो धारा है, धारा 34 है, ये पनिशमेंट की बात नहीं करता है। यानी जो भी अपराध हुआ है यह दर्शाने का प्रयास करता है कि जो भी क्राइम हुआ है, क्राइम से पूर्व एक्यूज जो हैं, जितने अभियुक्त बनते हैं, मुलजिम बनते हैं, उनके मस्तिष्कों का मिलन हुआ था। यानी ये जो अपराध किया गया है, एक प्री प्लान अरेंज करके ये अपराध किया गया है, इनका मस्तिष्कों का मिलन है, तभी कोई भी अपराध किया गया है। एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है कि ए, बी और सी, ये तीनों जो है मिलकर एक्स की हत्या करने के लिए एक प्री प्लान बनाते हैं। दूसरा, उनके बीच मीटिंग ऑफ माइंड भी होता है, प्लान बनाते समय मीटिंग ऑफ माइंड भी होता है। उसके बाद ये तीनों पहुंचकर उस व्यक्ति की हत्या कारित कर देते हैं, जिसमें हत्या सभी नहीं करते हैं, लेकिन किसी एक के हर्ट के द्वारा, यानी किसी एक ने उसे चोट पहुंचाया जिससे
एक्स की हत्या हो गई, यानी ए के द्वारा मान लेते हैं ए के द्वारा उसे हर्ट किया गया और उसकी हत्या हो गई। हो जाने के पश्चात यह होता है जिसके द्वारा अगर चोट पहुंचा है तो क्या उसके लिए केवल वही दायित्व के अधीन होगा कि सभी जिन लोगों ने मिलकर ये प्री प्लान बनाया था। ये क्या होता है, उस अपराध से लिंकअप जोड़ने का प्रयास करता है। अगर कोई आपराधिक कृत्य होता है, ये पनिशमेंट की बात नहीं करता है धारा 34, ये कनेक्शन, यानी किसी भी अपराध से कोई घटना घटित हो जाता है, कोई आपराधिक कृत्य घटित हो जाता है, उस आपराधिक कृत्य से कितने लोग जुड़े हैं, किनका किनका कनेक्शन है, ताकि वह आसानी से पकड़ में आ जाता है किन किन लोगों का इस घटना से संबंध जुड़ा हुआ है, उसी की हम आपराधिक दायित्व का निर्धारण कर देते हैं अन्वयिक रूप से या संयुक्त दायित्व के नियम के माध्यम से। तभी यह धारा 34 अप्लाई करती है। धारा 34 बस ये क्या करता है कि ये उपस्थिति, यानी किसी घटना से किसी व्यक्ति का लिंकअप है कि नहीं है, बस ये बताने का प्रयास करता है। पनिशमेंट अलग चीज़ें होती हैं, ये बस कनेक्शन जोड़ने का कार्य कर रहा है ये सेक्शन, कि आपराधिक कृत्य में किसी एक्यूज का इन्वॉल्विंग है कि नहीं है, उस प्री प्लान में कोई एक्यूज शामिल है कि नहीं है। इस माध्यम से सारे अपराधी जो हैं पकड़े जाते हैं और उनको न्यायालय द्वारा सजा भी मिल जाती है साक्ष्यों के आधार पे जो भी है न्यायालय, क्योंकि न्यायालय जब भी न्यायालय के सामने जो मामले जाते हैं वो तथ्य और परिस्थितियों के आधार पे जो भी उसको साक्ष्य दिए जाते हैं उसी के आधार पे वो अपना निर्णय सुनाता है। इसीलिए धारा 34 तभी लागू होगा, इसके एसेंशियल एलिमेंट बताए गए हैं। धारा 34 को लागू होने के लिए पहला जो एलिमेंट बताया गया है आपराधिक कृत्य, यानी धारा 34 लागू तभी होगी जब कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो। पहला एलिमेंट यही है, आप लोग लिख लीजिएगा कि कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो, यानी हवाई तो कोई लागू होगा नहीं। तो इससे पहले ये होगा कि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल क्राइम होनी चाहिए। तो ये तो हो गया कोई आपराधिक कृत्य हो गया, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट यह कहता है कि ये जो आपराधिक कृत्य जो है ये कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा आपराधिक कृत्य कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाना चाहिए। धारा 34 को लागू होने के लिए कई व्यक्तियों का इन्वॉल्विंग होना जरूरी है। धारा 34 सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं करेगा, जब भी अप्लाई करेगा एक से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। और क्या होना चाहिए, तीसरा एलिमेंट क्या है, आपराधिक कृत्य करने वाले व्यक्तियों का सामान्य आशय होना चाहिए। जो भी व्यक्ति है, यानी अर्थात जो भी व्यक्ति हैं जो आपराधिक कृत्य कर रहा है, जितने लोग उसमें शामिल हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक्स की हत्या करना चाह रहे हैं, तो जितने लोग शामिल हैं इनका सामान्य आशय होना चाहिए, उसके बाद वो कोई भी आपराधिक कृत्य को अंजाम दिए हों। यानी तीसरा एसेंशियल यही एलिमेंट है। यानी ये एलिमेंट जो चार तत्व इसमें हम बताए हैं, ये चौथा बताने जा रहे हैं, कहीं भी एग्जाम हॉल में ये छूटना नहीं चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर, स्कोरिंग नंबर आपको मिलेगा। चौथा क्या है, कार्य जो है सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। चौथा क्या बताता है, सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया गया हो। यानी एक बार हम और रिवाइज कर दे रहे हैं आप लोगों को कि धारा 34 तभी अप्लाई करेगा, धारा 34 तभी अप्लाई करेगा कि कोई आपराधिक कृत्य किया गया हो। और आपराधिक कृत्य से क्या तात्पर्य, कोई भी ऐसा कार्य या लोग जिसे अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय बनाया गया है उसे ही हम आपराधिक कृत्य कहते हैं, या निषिद्ध किया गया है उसे ही हम आपराधिक कृत्य कहते हैं। दूसरा ये बताया गया है कि जब यह कोई भी जो आपराधिक कृत्य है ये कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो, यानी इसमें एक से अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए। एक से अधिक व्यक्ति क्या है उसकी निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन धारा 34 को लागू होने के लिए जो संख्या बताई गई है कि कम से कम 2 होने चाहिए और अधिक जो भी हो, लेकिन कोई धारा 34 जब भी लागू किया जाएगा तो उसकी संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए। बताया जाएगा, जैसे कुछ में ये पढ़ेंगे जब धारा 149 लागू करवाएंगे तो वहाँ 5 से अधिक हो जाता है, लेकिन धारा 34 लागू होने के लिए कम से कम 2 होने चाहिए। अधिकतम कितना, यानी 4 हो जाएगा, लेकिन जो रूल है उस रूल के हिसाब से जो नोट्स दिया जाता है, जो बुक में मिलता है उसके हिसाब से आपको लिखना होता है।
और क्या है, आपराधिक कृत्य जो है जब सबका मस्तिष्कों का मिलन हो गया तो उनका सामान्य आशय हो गया। सामान्य आशय का मतलब किसी व्यक्ति की हत्या कारित करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। उस मस्तिष्क में जो उनका प्री प्लान चल रहा है, उनका जो आशय है किसी व्यक्ति की हत्या करने का, उस आशय को पूरा करने के लिए वो फर्दरेंस किए हों, वो आगे बढ़े हों, उस कृत्य को करने के लिए वो आगे बढ़े हों और आगे बढ़ के ऐसे व्यक्तियों द्वारा वो आपराधिक कृत्य कर दिया गया हो, तब जाके धारा 34 अप्लाई करेगा। अगर ऐसा सामान्य आशय के लिए ये भी है कि अभियुक्त का घटना स्थल पे ही उपस्थिति होना जरूरी नहीं है, वो दूर से भी उसका आशय हो सकता है, दूर से भी वो आपराधिक कृत्य को संपन्न कर सकता है उसका सहयोग करके। किसी अपराध में वास्तविक भागीदारी निभाकर भी किया जा सकता है और बिना वास्तविक भागीदारी भागीदारी किए हुए दूर से भी आप आपराधिक कृत्य कर सकते हैं, जैसे सहयोग के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या किसी भी आधार से आप कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी अपराधी, इसके पीछे ये होता है कि किसी भी अपराध के पीछे किन किन लोगों का जुड़ाव है, उससे भी इसे पता चल जाता है कि उस एक्यूज का, क्योंकि एक्यूज कहता है मेरा कोई आशय नहीं था उस अपराध को करने के लिए, लेकिन वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के द्वारा, अभियोजन द्वारा यह साबित करने, न्यायालय में साबित किया जाता है कि श्रीमान या सरकार या जो भी कोर्ट जो हैं उनके सामने यह साबित किया जाता है साक्ष्यों के आधार पे कि जो एक्स की हत्या हुई है इन तीनों एक्यूज के द्वारा किया गया है। इन तीनों एक्यूज का प्री प्लान था, प्री प्लान इन्होंने मर्डर किया है, इनका जो कॉमन इंटेंशन था, इनके मीटिंग ऑफ माइंड था, इन्हीं को न्यायालय में तथ्यों के और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय में साबित किया जाता है। तो देखिए, ये आपको ये केस है, आप लोग तैयार कर लीजिए। केस है कि पांडुरंग एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद, पांडुरंग बनाम एवं अन्य बनाम हैदराबाद। उसमें यह बताया गया था कि सामान्य आशय में ये जो है ये बताया गया है कि सामान्य आशय से तात्पर्य यह है कि जितने भी एक्यूज हैं उनका साठगांठ, उनके मस्तिष्कों का पूर्व मिलन, उनका प्री प्लान योजना, जो भी उसका मेल मिलाप हो किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए, उसी से उन्होंने अभिप्रेत बताया गया है कि इसका यही तात्पर्य होता है। दूसरा चीज ये बताया गया है, महबूब साहब, जब दूसरा केस पढ़ेंगे आप, महबूब साहब बनाम सम्राट, महबूब साहब बनाम सम्राट का जब आप केस पढ़ेंगे, इसको भी एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना केस बता रहे हैं एग्जाम हॉल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा केस है महबूब साहब बनाम एम्परर। इसमें यह बताया गया है कि सामान्य आशय और सामान्य आशय में दोनों के बीच थोड़ा सा एक सूक्ष्म अंतर है। सामान्य जो आशय होता है वो किसी आपराधिक कृत्य करने से पूर्व ही उसका प्री प्लान कर लिया जाता है, तब जाके कोई भी कृत्य किया जाता है, चाहे वो घटना से ही कुछ क्षण पहले ही हो, तभी वो उसको माना जाता है। यानी ये मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है और पूर्व नियोजित योजना होती है आपराधिक कृत्य करने के लिए, ऐसा बताया गया है। हम सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको अंतर समझ में आएगा और इसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। उसमें भी इसी में ही महमूद साहब बनाम एम्परर के बाद में ही स्पष्ट कर दिया गया था। और क्या है, क्योंकि ये मस्तिष्कों का पूर्व मिलन होता है, उसमें क्या होता है कि समान आशय जो होता है वो कभी भी उसका मिलन हो सकता है। सडनली में भी कोई भी एक्यूज उसमें अपनी रोल अदा, जैसे किसी के हमला ऊपर करने हम जा रहे हैं, मेरा आशय नहीं है, लेकिन उधर से जब प्रतिरक्षा में या किसी कार्य में अपने बचाव में ही अगर उधर से भी अटैक कर दिया जाता है, उसके द्वारा भी अगर आपराधिक कृत्य हो जाता है, उस दौरान वो सामान्य आशय, तो जिसका जैसा रोल होगा उसके अनुसार उसे पनिशमेंट दिया जाएगा उसके प्रेजेंटेशन के हिसाब से, इसीलिए वो बताया गया है। तो इतना डिटेल भी मत जाइए, बस ये जानिए कि महमूद साहब बनाम एम्परर में क्या बातें कही गई हैं, हम उसको अलग से वीडियो बनाएंगे। और क्या दिया गया है, जब आप पढ़ते हैं ऋषिदेव पांडे वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, ऋषिदेव पांडे वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य का जब मामला आप पढ़ते हैं, उसमें यह बताया गया है कि सामान्य आशय का जो निर्माण होता है, किसी भी सामान्य आशय मतलब कॉमन इंटेंशन का किसी आपराधिक कृत्य को करने के लिए सामान्य आशय का जो निर्माण होता है, वो घटना स्थल पे भी उसका निर्माण हो सकता है। वो घटना स्थल से वो स्थल पे तुरंत हो सकता है, यानी उस आपराधिक कृत्य को करने से पूर्व भी तुरंत तत्क्षण भी वो सामान्य आशय का निर्माण हो सकता है।
इसी तरह आप जब पढ़ेंगे, जब ये उसी में ही एक प्रश्न बना देगा आपके एग्जाम हॉल में ही, जिससे समान ये संयुक्त दायित्व से क्या समझते हैं या अन्वयिक दायित्व तो क्या होता है, तो उसमें यह बताया जाएगा कि क्या अभियुक्त की घटना स्थल पे उपस्थिति अनिवार्य है, क्या आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए अभियुक्त का घटना स्थल पे होना जरूरी है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन एक केस के माध्यम से न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया। वो केस क्या था, वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। उसको वारेंद्र कुमार के भी नाम से जानते हैं, वीरेंद्र कुमार के अलग अलग किताबों में वो प्रिंटिंग अलग अलग कर दिया गया है। तो वारेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर में ये बताया, उसमें क्या होता है, एक पोस्टमार्टम की हत्या हुई थी। बहुत सारे एक्यूजों ने मिलकर वो पोस्टमार्टम की जब हत्या की थी, तो उसमें बाकी सब फरार हो गए, जिसमें मेन मौके पे इन्हीं को पकड़ लिया गया, वारेंद्र कुमार को। और जो कि इनके द्वारा एक्यूज की हत्या नहीं की गई थी, लेकिन कहीं न कहीं इनके द्वारा उनका वो आपराधिक जिस पोस्टमार्टम की हत्या हुई थी, उनका सिर्फ बाहर खड़ा रहना यानी इंतजार करना न्यायालय को यह दर्शाता है, उन तथ्य और परिस्थितियों से यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये अभियुक्त को एक अपनी भागीदारी निभाने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कि ताकि हम फरार हो सकें, वहाँ पे वो बाहर खड़े थे, डाकघर के बाहर। तो इस केस में एक्यूज को कोई लाभ नहीं मिला, इनको सजा मिली थी। और क्या दिया गया है, जब वास्तविक योगदान क्या होता है, वास्तविक एक और हेडिंग बनाइएगा आप लोग, तो उसमें वास्तविक योगदान क्या होता है, सक्रिय रोल क्या होता है। देखिए, कोई भी आपराधिक कृत्य होता है तो क्या कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई A, B, C तीनों मिलके किसी चौराहे पे X की मारते हैं, वहाँ पे हत्या करते हैं, तो क्या भीड़ के द्वारा भीड़ जो है वहाँ पे खड़ी होकर देख रही है या किसी को मारते हुए खड़े होकर देख रहे हैं, तो क्या सक्रिय रूप से क्या हम उनको भी आपराधिक दायित्व के अधीन ठहराएंगे, क्या वो भी इसके लिए अपराध के जिम्मेदार होंगे। तो नहीं, उस भीड़ में ही अगर कोई सक्रिय भूमिका निभा देता है, जैसे उसको शासक सहायता कर देता है, कोई हथियार ही दे देता है, कुछ भी दे देता है, अगर कोई भी इस प्रकार का अगर मदद करता है, उस घटना में अगर अपनी सक्रिय भागीदारी निभाता है, तो कहीं न कहीं वो भी इस धारा के अंतर्गत वो आ जाएंगे, और जिस धारा के अंतर्गत वो उन्होंने अपराध किया है उसके अंतर्गत उसको पनिशमेंट दे दिया जाएगा। जैसे कि 302 अगर मान लीजिए लागू करना होता है, तो मान लीजिए कि 302 है, तो वहाँ रीड विद आप लोग पढ़ेंगे धारा 34, इसी को एक साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो ये होता है कि 302 में जो मर्डर हुआ था, हत्या हुआ है, उसमें क्या है कि बहुत सारे एक्यूज हैं और उनका कॉमन इंटेंशन है, और उसी के आधार पर न्यायालय में 302 के अंतर्गत मुलजिम उन लोगों को बनाया जाता है। यानी इस वाले में क्या वास्तविक रूप से योगदान वाला जो हम बताए हैं, तो इसमें देखिए घनश्याम वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। एक और भी केस याद कर लीजिए, घनश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। इसमें क्या हुआ था कि 15 वर्ष का एक बालक है और उसके पिताजी हैं और उसके काका चाचा यानी हैं, जिसको काका शब्द बहुत सारे अजीबोगरीब नाम आपको देखने को मिलेंगे, विदेशी भी नाम आते हैं और इंडियन भी केसेस जाएंगे तो अजीबोगरीब नाम मिलेंगे, तो उसको आपको स्टडी करना होता है। तो देखिए, वो दोनों ने मिलकर किसी व्यक्ति की हत्या की, तो क्या वो बच्चा जो 15 वर्ष का जो बच्चा था, तो क्या वो उसके पिता के साथ साथ और उसके चाचा के साथ क्या उस बच्चे को भी हम आपराधिक दायित्व के अधीन ठहराएंगे, क्या उसके ऊपर भी कॉमन इंटेंशन लगाएंगे, बस वो लड़का चुपचाप खड़ा होकर देख रहा है और जो कि उस घटना पे उसका कोई रोल नहीं है। तो इसी केस में उस बच्चे को छोड़ दिया गया था, न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया था, बाकी उसके पिता को काका को दोषी ठहराया गया था। यानी देखिए, सामान्य आशय जो है, सामान्य आशय से तात्पर्य उन कृत्यों से हैं जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई व्यक्ति जो हैं एक साथ मिलकर कोई आपराधिक कृत्य करते हैं, उसी के अंतर्गत उनको एक दायी ठहराया जाता है। जब भी सामान्य आशय जब पढ़िएगा तो ये याद रखिएगा, धारा 34 से लेकर 34 के बाद 35 पढ़िएगा, 36 पढ़िएगा, 37 पढ़िएगा, यानी 38 तक एक सेट मिला के पढ़िएगा, लेकिन सिंगल जो धारा जो है यानी एक साथ पढ़िएगा।
34 से लेके 38 तक ये धाराएं इसको पढ़ी जाती है। अंशतः कार्यधारा, अंशतः लोप द्वारा, बहुत सारे हैं, इसको पढ़िएगा। लेकिन कॉमन इंटेंशन का जो पर्टिकुलर स्पेशल जो सेक्शन है कॉमन इंटेंशन का, वो धारा 34 ही है। लेकिन जब भी एग्जाम वगैरह पीसीएस वगैरह में भी पढ़ा जाता है तो 34 से लेके 38 तक इसको भी पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है। तो ये जो है आपका यही अच्छे से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और कोई भी मतलब दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि कहीं भी अगर क्राइम होता है, कहीं भी अगर कोई दूर से विदेश से भी अगर कोई प्लान करके विदेश से ही अगर कोई प्लान करके अगर कहता है कि आप जाओ सी की हत्या कर दो, ए जो है बी को कहता है कि तुम सी की हत्या कर दो एक प्लान के तहत, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो घटना स्थल पे ही उपस्थित रहे। घटना स्थल पे उसकी भागीदारी होनी ज़रूरी नहीं है। वो दूर से भी माना जाएगा कि उसके मस्तिष्क का पूर्व मिलन था और वो प्री अरेंज्ड प्लान करके उसकी हत्या कारित की गई थी। तो कोई भी एक्यूज जो अक्सर देखिएगा ग्रुप बना के मारपीट करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, उस अपराधी को पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में पुलिस जो है पूरे जो साक्ष्य जो होते हैं, जो कड़ी जो है कहाँ से कोई कड़ी लिंकअप करती है, जब डेथ होती है तो लास्ट कॉल किससे हुआ, लास्ट बार किससे मिला, ये सारी इन्वेस्टिगेशन करते करते कौन कौन उस चैनल से जुड़े हुए हैं सब उसकी जानकारी हो जाती है और उसके आधार पे एक्यूज को सज़ा सुना दिया जाता है। तो इस तरीके से इस धारा को मतलब आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं, जब कोई आपराधिक कार्य, देख लीजिए, जब कोई आपराधिक कार्य, जो डिफिनीशन क्लास है, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों के द्वारा सबके सामान्य आशय को सबके सामान्य जब कोई आपराधिक कार्य अपने सबके सामान्य आशय को पूरा कई व्यक्तियों द्वारा मिलकर अगर पूरा किया जाता है तो वह व्यक्ति उसी प्रकार उस अपराध के दायित्व के अधीन है कि मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। ये माना जाएगा अगर 10, 12, 20, 25 जितने लोग हैं अगर उस कार्य को करते हैं, एक ही करें, वो सिंगल भी अगर आता है तो माना जाएगा कि आपने ही इस कार्य को किया। भले यानी ए बी सी जैसे 10 लोग हैं तो ए ने मारा है तो ये माना जाएगा नहीं, सबने ने मिलकर मारा है, यानी आप ही मारे हैं तो उस कार्य के लिए अकेले 302 उस पर भी लगेगा, उस पर भी लगेगा, उस पर भी, यानी 10 पे लगेगा। वो बचाव नहीं ले सकता है। तो ये तो न्यायालय का विषय है। जब व्यवहारिक में जाएंगे तो वो तथ्य और परिस्थितियों के आधार पे न्यायालय जो साक्ष्य दिया जाता है न्यायालय के समक्ष, उसके आधार पे न्यायालय निर्णय सुनाता है कि एक्यूज का कॉमन इंटेंशन था कि नहीं, उस अपराध में शामिल था कि नहीं, उसके आधार पे उन्हें सज़ा मिलती है। बस ये याद रखिएगा, ये पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं करता है, ये प्रेजेंटेशन से दिखाता है, उपस्थिति को दर्शाता है और उस आपराधिक कृत्य में किसी व्यक्ति का कनेक्शन है कि नहीं है, मस्तिष्कों का पूर्व मिलन है, उसके बारे में ये बताता है। ये इसको शार्ट स्क्रीन आप लोग ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिए। अब हम इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त कर रहे हैं और जाने से पूर्व हम कुछ आप लोग को बताना चाहते हैं। और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य के बारे में डिटेल बताएंगे। और उसके बाद जो टॉपिक होगा आपको धीरे धीरे करके हम आपका पूरा सिलेबस पूरा करा देंगे। फिर एक बार हम जिनको भी दिक्कत हो रही हो और हम चाहेंगे कि वो कमेंट है और कमेंट में आप करके आप लोग बता दें कि क्या समस्याएं हैं, ताकि जो भी वीडियो के माध्यम से जो कमेंट ऑप्शन दिया रहता है, कमेंट देंगे तभी तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ, अब से कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और इस चैनल को आप लोग फिर से कहेंगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो इसका बेल आइकन है इसको प्रेस करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। और इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारियाँ आपको मिलेंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे जिन क्षेत्रों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत ही आसान भाषा में, अन्य वीडियो की अपेक्षाएं बहुत मैंने देखा है, बहुत ही सरल भाषा में मैंने इसे समझाने का प्रयास किया है कि ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो सके। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।